हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्रीडा। आज का टॉपिक है हमारा हाउस प्रॉपर्टी। तो फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको चार्जेबिलिटी सेक्शन बताया था, तो इसका एक बारी फिर से इसमें आपको डिटेल थोड़ा सा दे देती हूँ। इसका सेक्शन 22 है। तो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आपको 3 कंडीशंस चेक करनी होते हैं। पहला, द हाउस प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपरेंट टू देयर टू। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये बोल रहा है कि आप इन तीनों पॉइंट्स का कहने का मतलब ये है कि जो आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जो होती है सिर्फ हाउस से ही रिलेटेड हो सकती है। ठीक है, इसके मतलब अलावा आप कुछ नहीं हो सकता। जैसे पहला पॉइंट है, हाउस प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ एन बिल्डिंग, बिल्डिंग होना चाहिए या लैंड। ठीक है, दूसरा बोल रहा है द टैक्स पेयर शुड बी ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। तीसरा क्या बोल रहा है, द हाउस प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। देख रहे हो फ्रेंड्स, नॉट बी यूज्ड फॉर द बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड बाय द टैक्स पेयर। तो क्या कंडीशंस हैं ये एक बार आप फिर से एक बार अपने ध्यान से देख लेना, और हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ये कंडीशंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। इसका कंप्यूटेशन कैसे होता है ये देखते हैं अब। पहले तो आपको क्या करना होता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना होता है। फ्रेंड्स, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए हर बार मैक्सिमम एग्ज़ाम में आ ही जाता है ग्रॉस वैल्यू निकालना। ठीक है, तो ग्रॉस वैल्यू निकालना मैं आपको सेपरेटली सिखा दूंगी। ठीक है, अभी आप बस ये देख लो कि हाउस प्रॉपर्टी का कंपटीशन कैसे होता है। ये कभी आया नहीं है एग्ज़ाम में, लेकिन अभी प्रोबेबिलिटी बन सकती है क्योंकि सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ है, तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो फ्रेंड्स, कैसे निकालते हैं हाउस प्रॉपर्टी का कंपटीशन, कैसे करते हैं इनकम का। तो पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकलता है, फिर उसमें माइनस करते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस, तो नेट एनुअल वैल्यू निकल जाती है हमारी। इसके बाद फिर हम लेस करते हैं जो 2 डिडक्शंस प्रोवाइडेड है। फ्रेंड्स, इसके जो डिडक्शंस हैं वो आप ध्यान रखना। सेक्शन 24 के अंदर इनके डिडक्शंस आते हैं। पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, दूसरा डिडक्शन आपको मिलता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इसका डिटेल मैंने आगे दे रखा है। ठीक है, तब फिर इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ये बन सकता है कि हाउस प्रॉपर्टी में का डिडक्शन सेक्शन 24 के अंदर पहला सेक्शन क्या है, दूसरा सेक्शन क्या है ना। तो इसके डिडक्शंस याद रखना। और सैलरी का आपको याद है ही, मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ। सैलरी का 16 के अंदर आता है डिडक्शंस, और इसका 24 का। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो डिडक्शंस जो म्युनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन मिलता है, और एक दूसरा डिडक्शन मिलता है इसके अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शंस में आपको 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू होता है। मतलब जो भी आपका नेट एनुअल वैल्यू अभी आपने मान लो निकाला है, उसके ऊपर जो होगा 30% का आपको उस पर निकालना होता है। नेट एनुअल वैल्यू पे जो भी अमाउंट निकल का आया उसका 30% कर दोगे तो वो स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाएगा। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, सेक्शन 24B के अंदर आता है। इसमें क्या है कि ये मैं आपको अगर पढ़ के बता देती हूँ। In respect of let out property, actual interest occurred on capital borrowed from the purpose of acquisition, construction, repairing, construction shall be allowed as a deduction। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अगर आपने एक्विजिशंस के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयरिंग के लिए ले रखा है लोन, तो उस पर आपको इसमें डिडक्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, फिर आ रहा है आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का दूसरा केस। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में ये बोला जा रहा है कि अगर in respect of self occupied residence house property, interest
incurred on capital borrowed from the purpose of acquisition या construction of house property shall be allowed as a deduction up to 2 lakh। ठीक है फ्रेंड, अगर आपने कंस्ट्रक्शन के लिए ले रखा है तो 2 लाख तक का आपको मिलेगा डिडक्शन shall be allowed if capital is borrowed on and after 1/4/1999 and acquisition or construction of house property is completed within 5 year। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं, वो आपको ध्यान रखना है। कितना, 2 लाख तक का आपको डिडक्शन मिलेगा और आपको कंस्ट्रक्शन कब तक करा लेना चाहिए, 5 साल के अंदर अंदर। अब तीसरे कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगर आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में आपने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पर इंटरेस्ट इनकर्ड ऑन कैपिटल बोरोड फॉर द पर्पस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन और रिपेयर की बात की जा रही है, ठीक है, तो इसके लिए आपको 30,000 का मिलेगा डिडक्शन। ठीक है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में 2 चीज़ याद रखना है फ्रेंड्स। अगर आपने कंस्ट्रक्शंस करा रखा है, करने के लिए ले रखा है लोन, तो आपको 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा। रिपेयर के लिए है ये तो 30,000 का। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अभी एक नया अमेंडमेंट आया है, ये डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन। जब मैं आपको डिडक्शन पढ़ा रही थी तो मैंने आपको एक सेक्शन बताया था, सेक्शन 80 EE। मैं यहाँ पे फिर एक बारी आपको ये बता दे रही हूँ, और अदर आपको डिडक्शंस देखना है तो आप वो डिडक्शन वाला एक बार वीडियो देख लेना। अभी हम बस हाउस प्रॉपर्टी पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड जो भी डिडक्शंस हमें मिलते हैं वो मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ। इसमें बोल रहा है आपका कि आपको 50,000 रुपये का डिडक्शन मिलेगा किसी भी इंडिविजुअल फॉर इंटरेस्ट पेएबल ऑन लोन टेकन फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, लेकिन उन्हें ये कंडीशंस सेटिस्फाई करनी होंगी। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, एक आध 2 बारी आ चुका है ये। पहला कंडीशन है लोन हैज़ बीन सैंक्शनड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2016 एंड 17। ठीक है, दूसरा आपका आ रहा है द अमाउंट ऑफ लोन, जो भी आपने लोन लिया है वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 35 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये फ्रेंड्स थोड़ा आप ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ठीक है, इसलिए मैं इसको थोड़ा स्ट्रेस करके बता रही हूँ। द वैल्यू ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी शुड नॉट एक्सीड 50 lakh। The SEC does not own any residential house property on date of sanction of loan. Where deduction has been allowed under this section, no deductions should be allowed in respect of such interest under any other provisions। ठीक है, क्या बोल रहा है, पहला तो उसको जो ये जो स्टार्ट हुआ है ये इस ईयर से स्टार्ट हुआ, फाइनेंशियल ईयर से, इस पे ध्यान देना है। 16-17 से कितने का आप लोन ले सकते हो, 35 लाख के लिए। आपकी जो प्रॉपर्टी आप खरीदने वाले हो वो कितने का होना चाहिए, कम से कम 50 लाख का होना चाहिए। और अगर आपने यहाँ पे डिडक्शंस ले लिया तो कहीं और आपको कोई डिडक्शंस नहीं मिलेंगे, और जब आप ये डिडक्शंस का फ़ायदा ले रहे हो तो आपके पास कोई अपनी और कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन 5 पॉइंट को आप ध्यान से में रखना। आगे बढ़ते हैं। देखो फ्रेंड, एक सेक्शन न्यू आया हुआ है 80 EEA। मैं इसमें आपको बताती हूँ, इसके अंदर जो डिडक्शंस आपको मिल रहे हैं, ये देखो आपका ये फाइनेंशियल एक्ट 2019 के अंदर आया है ये, तो ये बिल्कुल करेंट है, तो इस पर क्वेश्चंस आ सकता है आपको। इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, इंडिविजुअल कैन क्लेम डिडक्शन अप टू ₹1,50,000 अंडर EEA। ठीक है, 1,50,000 का ले सकते हो, इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हो तभी। ये आपको पता ही है फाइनेंशियल एक्ट 19 में आया है। दूसरी बात, ये 31/3/2020 को ख़त्म हो जाएगा, मतलब अब ख़त्म ही हो चुका है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी शुड नॉट एक्सीड 45 लाख। SEC should not
ओन एनी, सेम है, वही वाला है आपका, बस थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट, वही सेम चीज़ है, बस जो छोटा मोटा घर बनवा रहे हैं तो उनके लिए है ये। द एसएससी शुड नॉट एलिजिबल टू क्लेम, अगर आप इस सेक्शन का फ़ायदा ले रहे हो तो दूसरे सेक्शन का फ़ायदा नहीं ले सकते हो ATEE का। Hence, an individual who does not meet the criteria of ATEE shall now be eligible to claim deduction under ATEEA up to rupees 1,50,000. In addition to deduction under section 24B, this deduction is available for the assessment year. BC की इसमें भी ये बढ़ा दिया गया है। तो अगर ये बोला गया है तो फिर ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। अब थोड़ा इसमें हम आगे कुछ देखते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। फ्रेंड्स देखो, मैंने यहाँ पे एक स्लाइड बना रखा है, तो ये आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है कि प्रॉपर्टी कैसी है, तो उस पर ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या आएगा, डिडक्शंस में उसमें क्या क्या डिडक्शंस उसको अवेलेबल होंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा कि नहीं, फिर इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल का क्या ट्रीटमेंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप एक बारी ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो ये पहला है स्लाइड। दूसरा स्लाइड मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये तो 3 है इसके स्लाइड। एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में क्या होगा ये आपको ध्यान रखना। ये इस पे क्वेश्चन बन जाता है कि आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी पे आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होती है। तो हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, नील होती है। ठीक है, और भी चीज़ें सारे डिडक्शंस नील होते हैं, बस इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल का ट्रीटमेंट होता है। फिर आगे आप इसी तरीके से अदर्स जो भी मैंने कंडीशंस दे रखे हैं उस पर भी आप एक बार देख लेना। आगे बढ़ती हूँ फ्रेंड्स। ये लेट आउट पे है, इसके प्रोविजंस हैं। आगे अगर आप 2 हाउस आपने अगर ऑक्यूपाई कर रखा है, तो अगर एक हाउस ऑक्यूपाई है और दूसरा आपका लेट आउट है, ये कंडीशंस है। फिर ये वाला एक कंडीशन है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आप स्क्रीनशॉट लेके एक बारी पढ़ लेना। अगर कोई दिक्कत हो तो मैं ऐसे भी एक्सप्लेन कर दूंगी। अब कंपोजिट रेंट बताते हैं फ्रेंड्स। कंपोजिट रेंट का बस आप मीनिंग समझ लो। इसमें क्या है, इफ़ लेटिंग आउट ऑफ अ बिल्डिंग अलॉन्ग विथ मूवेबल एसेट्स, क्या बोल रहा है कि अगर आपने किसी को रेंट पे दिया है घर और साथ में मूवेबल एसेट्स के साथ, ठीक है, तो उसको कंपोजिट रेंट का बोला जाता है कि आपने सिर्फ घर ही नहीं, उसके साथ में जो भी फैसिलिटीज़ है, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर्स और फिक्सचर्स एक्सेट्रा फ्रॉम पार्ट ऑफ सिंगल ट्रांजेक्शन एंड आर inseparable. The composite rent shall be taxable under the head profit and gain from business or profession और income from other sources. ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो आपका ट्रीटमेंट होता है कंपोजिट रेंट का, अगर आपने ऐसे लेट आउट कर दिया है इस टाइप से कि आपका घर भी दे रखा है प्लस आपने ये सारी फैसिलिटीज़ भी दे रखी हैं, तो आपका इसका ट्रीटमेंट यहाँ नहीं होता है। कहाँ होता है? प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, या तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। As the case may be. On the other hand, if letting out of a building is separable from the letting other assets, then income from letting out of the building shall be taxable under the head of income from house property. ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बस मैंने इस पॉइंट को एक बार आपको बता दिया। ये एक बार आप देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना। अगर सेपरेट हो सकती है आपकी जो फैसिलिटीज़ हैं, तो फिर हाउस प्रॉपर्टी में आपका वो जाएगा बेनिफिट। इफ़ सेपरेट नहीं होती हैं फैसिलिटीज़ तो आपका अदर सोर्सेस में जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, अनरियलाइज्ड रेंट का और अरियर ऑफ रेंट का यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है। डिडक्शन फ्रॉम फॉर अनरियलाइज्ड रेंट कब होता है? अनरियलाइज्ड रेंट is that portion of rental income which the owner could not realize from the tenant. ठीक है, unrealized rent is allowed to be deducted from the actual rent received or receivable only if the following condition are satisfied.
तो ये अनरियलाइज रेंट के देखो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, बस एग्जाम में यही कंडीशंस को उल्टा कर सकते हैं या किसी और कंडीशन को मिक्सअप कर सकते हैं। तो आपको ये कंडीशन एक बार ही चेक कर लेना है कि यही सारे कंडीशंस तो नहीं आ रहे फुलफिल, तो फिर ये सारे हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये वाले एक बार कंडीशंस चेक कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अरियर ऑफ रेंट और रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। जब आपका जो अनरियलाइज्ड रेंट अगर उसकी रिकवरी हो गई है तो उसका क्या ट्रीटमेंट है, तो यहाँ पे बता रखा है अमाउंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ अरियर ऑफ अ रेंट और एनी सब्सिक्वेंट रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट शैल बी डीम्ड टू बी इनकम ऑफ टैक्स पेयर अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी in the year in which such rent is realized or received, whether or not the assessee is the owner of the property in that year. Further, 30% of such rent shall be allowed as a deduction. तो टैक्स पेयर को जिस ईयर भी वो जो रिकवर हो जाएगा अरियर, उसे उस हिसाब से 30% का डिडक्शन मिल जाएगा। जो भी जितना भी रेंट उसे अरियर मिला है उस पर इतना डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पॉइंट को बस ध्यान रखना एक बारी। आगे बढ़ते हैं। को ओनर्स की बात अब करते हैं फ्रेंड्स। को ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ओन बाय द को ओनर्स, ये सेक्शन 26 के अंदर है, ये एक बार चेक कर लेना। और को ओनर्स क्या है कि आप भी ओनर हो, साथ में एक और कोई इंसान है जो आपका भाई है या कोई भी है, वो साथ में ओनर है उसका। दो लोग होते हैं, आप खुद और आपका कोई पार्टनर। तो इसके लिए यहाँ पे थोड़े से एक्सप्लेनेशन दे रखा है फ्रेंड्स, ये आप एक बार पढ़ लेना। अब फ्रेंड्स जो इम्पोर्टेंट है वो ये, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। डीम्ड ओनर ये एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है। डीम्ड ओनर किसे कहते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें एक्सप्लेनेशन दे रखा है, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ क्या 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 होता है, डीम्ड ओनर किसे कहते हैं। देखो फ्रेंड्स, पहला तो केस ये है कि अगर एन इंडिविजुअल हु ट्रांसफ़र अदरवाइज देन और एडुकेट कंसिडरेशन एनी हाउस प्रॉपर्टी टू हीज और हर स्पाउस, या तो अपनी वाइफ है तो या तो हस्बैंड को दे रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस केस में जो हस्बैंड अपनी वाइफ को दे रहा है या वाइफ अपने हस्बैंड को दे रहा है, तो इस केस में जो दे रहा है वो डीम्ड ओनर होता है। लेकिन अगर उन लोगों का वो लोग अलग अलग रहते हैं, इन केस कोई मिसहैपनिंग हो गई है, दोनों अलग हो गए, डिवोर्स हो गया दोनों में, तो इस केस में फिर वो लोग अपना सेपरेट टैक्स देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अगर साथ में है तो डीम्ड ओनर कहलाया जाएगा। ठीक है, और आगे मैं पढ़ती हूँ। टू ए माइनर चाइल्ड नॉट बीन अ मैरिड डॉटर शैल बी डीम्ड टू बी द ऑनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी सो ट्रांसफर्ड। द होल्डर ऑफ एन इम्पार्टेबल estate shall be deemed to be individual owner of all the property comprised in the estate। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको देती हूँ, पहले हम आगे बढ़ते हैं। ए मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, आप किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में हो तो उसके अगर आप मेंबर हो, ठीक है, तो अगर आपका उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हो तो उस केस में क्या बनता है, कंपनी और अदर्स एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन टू हुम अ बिल्डिंग और पार्ट देयर ऑफ इज अलॉटेड और लीज्ड अंडर अ हाउस बिल्डिंग स्कीम शैल बी डीम्ड टू बी ऑनर ऑफ दैट बिल्डिंग और पार्ट देयर ऑफ। फ्रेंड्स, डीम्ड ऑनर का मैं आपको एक बार अच्छे से कंसेप्ट बताना चाह रही हूँ। तो पहला तो मैंने आपको ये बताया कि अगर आपका कोई स्पाउस है, हस्बैंड या वाइफ ने हस्बैंड को ट्रांसफ़र किया और हस्बैंड ने वाइफ को अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की, इस केस में जो भी आपका अगर जो टैक्स पेयर जिसकी लायबिलिटी बनती है वही डीम्ड ओनर कहलाता है। और इन केस अगर आपने माइनर को दे रखा है, समझो मेरा बच्चा है, मैंने अपने बच्चे के नाम पे उस बिल्डिंग
कोई हाउस प्रॉपर्टी अपनी ट्रांसफ़र कर दी, तो वो माइनर के केस में मैं ही डीम्ड ओनर कहलाऊंगी। ठीक है फ्रेंड। लेकिन अगर आपने जैसे मैंने अपनी बेटी को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन जो मेरी डॉटर है वो मैरिड है, क्या है, वो मैरिड है, तो इस केस में वो जो मेरी डॉटर है मैरिड है, तो अब वो उसकी टैक्स पेयर होगी, ना कि मैं होंगी उसके बिहाफ में। ठीक है फ्रेंड्स। तो फर्स्ट वाला एक्सप्लेनेशन यही है। दूसरा, द होल्डर ऑफ एन इम्पार्टेबल स्टेट शैल बी डीम्ड टू बी द इंडिविजुअल ओनर ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज comprised इन द स्टेट। तो अगर आप मतलब अगर उस इम्पार्टेबल स्टेट के अगर आप होल्डर हो तो आप डीम्ड ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी कहलाया जाओगे। सेकंड ये है फ्रेंड। तीसरा, अगर आप एक मेंबर हो कोऑपरेटिव सोसाइटी के, कंपनी और अदर एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन टू whom a building or a part building या उसका पार्ट thereof is allotted और लीज्ड मिला है इस मेंबर को। किस मेंबर की बात हो रही है? कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर की बात हो रही है। ठीक है फ्रेंड, जो मेंबर है उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का, ठीक है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी है या एसोसिएशन ऑफ पर्सन का जो वो मेंबर है, अगर उसने लीज पे वहाँ पे बिल्डिंग ले रखी है तो वो मेंबर ही डीम्ड ओनर कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। फोर्थ आपका बोल रहा है अ पर्सन हु इज अलाउड टू टेक और रिटेन पोजीशन। फ्रेंड, यहाँ पोजीशन वर्ड इंपॉर्टेंट है। जिसके पास उस बिल्डिंग की पोजीशन है तो वही डीम्ड ओनर कहलाएगा। जिसके पास ये आपको कहाँ से राइट मिला है फ्रेंड्स? ये आपका राइट मिला है आपको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में इसको डिफाइन किया गया है इसको अच्छे तरीके से। ठीक है, कि जिसके पास पोजीशन होता है उसे ही हम उस बिल्डिंग का या उस चीज़ का मालिक कहते हैं। तो इसे अच्छे से एक्सप्लेन करा है फोर्थ वाले पॉइंट में फ्रेंड्स। ठीक है, एक बार आप खुद से इन सब चीज़ों को अच्छे से ध्यान से देखना। फिफ्थ पॉइंट है फ्रेंड, जो आखिरी है, अ पर्सन हु एक्वायर्ड एनी राइट। ये कह रहा है फ्रेंड्स, इसको मैं सिंपल वर्ड्स में ये बता देती हूँ कि आप अगर कहते हो ना कि 12 महीने के अंदर अंदर ही अपने टेनेंट को बोलते हो कि भाई आप एग्रीमेंट कराते हो दोबारा, कि आप फिर से एग्रीमेंट कराते हो कि 11 मंथ का ही हमने आपको भाई बिल्डिंग दी है रहने के लिए, फिर रिन्यू कराते रहते हो अपना। ठीक है, ये क्यों? क्योंकि अगर 12 मंथ से ज़्यादा अगर हो जाता है, कोई टेनेंट रहने लगता है, तो फिर उस पर वो अपना मालिकाना हक जमा लेता है। तो इसी चीज़ को फिफ्थ पॉइंट पे आपको डिस्कस किया गया है। मैं एक बार आपको पढ़ के बताती हूँ। अ पर्सन हु एक्वायर एनी राइट इन और विद द रेस्पेक्ट टू एनी बिल्डिंग और पार्ट देयर ऑफ बाय वर्च्यू ऑफ एनी सच ट्रांजेक्शन एज इन रेफर्ड सेक्शन 269 UA under section F shall be deemed to be owner of that building or part thereof। ठीक है, तो बस इसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे बोला है ना नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, तो एक्सीड नहीं होना चाहिए। 1 ईयर का एक्सीड हो गया तो फिर आप डीम्ड ओनर नहीं कहलाओगे। फिर जिसने घर ले रखा है वो अपने आप को वहाँ का डीम्ड ओनर कहलाने लगेगा वो। तो आपको ये ध्यान रखना है प्रैक्टिकल लाइफ में भी। तो ये डीम्ड ओनर है फ्रेंड्स, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं एक बार फिर से आपको इस पे बता देती हूँ। पहला मैंने स्पाउस के बारे में बताया था, ठीक है, आपको याद होगा। दूसरा आपका इम्पार्टेबल स्टेट के बारे में, अगर आप उसके होल्डर हो तो। अगर आप मेंबर हो कहाँ के? कोऑपरेटिव सोसाइटी के या उस तरीके की चीज़ों का, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कंपनी के, ठीक है। तो इस केस में अगर आपने लीज पे आपने वहाँ पे घर ले रखा है तो आप ही उसके हाउस प्रॉपर्टी के डीम्ड ओनर कहलाओगे।
चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि अगर आपने पोजीशन ले रखी है उस बिल्डिंग की तो आप ही डीम्ड ओनर कहलाओगे। फिफ्थ पॉइंट मैंने बताया फ्रेंड्स कि अगर आप किसी भी बिल्डिंग को आपने लेट आउट कर रखा है, किसी को दे रखा है, तो आप उसमें एग्रीमेंट बनाते हो, उस टेनेंट को बोलते हो कि आप 11 मंथ का ही 11 मंथ के बाद आप उस चीज़ को रिन्यू करवाते हो। तो इसी पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो ये सारे पॉइंट ध्यान में रखना फ्रेंड्स। डीम्ड ओनर का अगर क्वेश्चन आता है तो आप इन 5 बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में कैपिटल गेन का आपको अच्छे से समझाऊंगी, और इसमें आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। इसके प्रैक्टिकल्स मैं आपको एक साथ ही करके बताऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स। अब किसी भी बुक से आप तैयारी कर सकते हो, और कोई भी डाउट है तो ये मेरा कमेंट बॉक्स में आप लिखना, मेल भी कर सकते हो। ठीक है। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू फ्रेंड।